नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे नायक की कहानी में उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही जहन में वीरता, स्वाभिमान और वो कहते हैं ना, कभी न झुकने वाले जज्बे की तस्वीर उभर आती है। हाँ। महाराणा प्रताप। हाँ, बिल्कुल। और आज हमारी पड़ताल का जो आधार है वो स्रोत है द लेजेंड ऑफ महाराणा प्रताप। ये हमें उस दौर में ले जाता है जब भारत का नक्शा, आप देखिए, तेजी से बदल रहा था। और एक राजा ने तय किया कि वो वक्त के साथ बहने की बजाय अपनी एक अलग राह चुनेगा। बिल्कुल। वो दौर था मुगल बादशाह अकबर का। उनका साम्राज्य तो फैलता ही जा रहा था और ज्यादातर राजे रजवाड़े किसी न किसी तरह उनकी ताकत के आगे या तो कह लीजिए झुक चुके थे या कोई समझौता कर चुके थे। सही। सोचिए, उस माहौल में मेवाड़ के महाराणा प्रताप का ये कहना कि मेवाड़ की धरती कभी किसी के आगे नहीं झुकेगी, ये कितना बड़ा ऐलान रहा होगा। हाँ, सही कहा। ये सिर्फ एक राजा का अहंकार नहीं था, जैसा शायद कुछ लोग समझ सकते हैं। स्रोत इशारा करता है कि ये मेवाड़ की सदियों पुरानी पहचान और स्वतंत्रता को बचाने की एक जिद थी। उन्होंने ऐशो आराम और सत्ता के समझौते को ठुकराकर एक तरह से कांटों भरा रास्ता चुना। तो आज हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे और देखेंगे कि ये स्रोत हमें प्रताप के जीवन और उनके संघर्ष के बारे में क्या खास बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी शुरुआत से। महाराणा प्रताप का जन्म, जैसा कि हम जानते हैं, 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में हुआ। पिता थे मेवाड़ के शासक राणा उदय सिंह और माँ थी रानी जयवंताबाई जी। स्रोत में जिक्र है कि बचपन से ही उनमें वो क्या कहते हैं, लीडरशिप वाले गुण और बहादुरी, ये सब दिखने लगे थे। हाँ, और ये सिर्फ कोई पैदाइशी गुण नहीं थे। स्रोत इस बात पे जोर देता है कि मेवाड़ का माहौल ही दरअसल ऐसा था। वहाँ अपनी आजादी और अपनी शान की बातें वो बचपन से ही सिखाई जाती थी। अच्छा। तो प्रताप ने अपने आसपास यही देखा और सुना था। ये उनके एक तरह से खून में रच बस गया था। और उस वक्त का सियासी माहौल, अकबर सिर्फ तलवार के दम पर ही तो आगे नहीं बढ़ रहे थे ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अकबर की कूटनीति आप देखिए, गजब की थी। स्रोत बताता है कि वो कैसे राजपूत राजाओं से रिश्ते जोड़ रहे थे, कहीं शादी करके, कहीं उन्हें ऊंचे ओहदे देकर। हाँ, मनसबदार। हाँ बिल्कुल, जिन्हें मनसबदार कहा जाता था। मनसबदार मतलब मुगल दरबार में एक ऊंचा पद, एक जिम्मेदारी, जिसके बदले राजा अकबर की सत्ता कबूल कर लेता था। तो ज्यादातर राजाओं को ये रास्ता, आप कह सकती हैं, आसान और फायदेमंद लगा। प्रैक्टिकल लगा होगा। जी। लेकिन प्रताप के लिए ये सौदा मंजूर नहीं था। स्रोत के मुताबिक उनके लिए मेवाड़ की आजादी कोई बेचने या खरीदने की चीज थी ही नहीं। अकबर ने कई बार अपने दूत भेजे, मान मनोवल की कोशिश की, शायद कुछ लालच भी दिया होगा। हाँ, स्रोत में इन कोशिशों का जिक्र तो है। अकबर के लिए मेवाड़ जीतना सिर्फ जमीन का टुकड़ा हासिल करना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रणनीतिक तौर पर भी बहुत अहम था। और प्रताप का इस तरह आजाद रहना अकबर की बादशाहत पर एक सवालिया निशान जैसा था। बिल्कुल। सोचिए, सब मान गए, पर ये एक राजा क्यों नहीं मान रहा? ये बात तो चुभती होगी। लेकिन प्रताप हर बार माना करते रहे। उनका इरादा एकदम पक्का था। हाँ। और स्रोत इशारा करता है कि प्रताप इसे सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि वो इसे धर्म और अपनी संस्कृति की रक्षा की लड़ाई भी मान रहे थे। और इसी पक्के इरादे का नतीजा था वो मशहूर लड़ाई, हल्दी घाटी का युद्ध, जो 1576 में हुआ। ये नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हल्दी घाटी सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, वो एक प्रतीक बन गई है। स्रोत इसका बड़ा, कह सकते हैं, जीवंत चित्रण करता है। एक तरफ अकबर की भारी भरकम सेना, जिसका सेनापति कौन था? राजा मान सिंह, जो खुद एक राजपूत थे। हाँ, ये भी एक विडंबना है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना, जिसमें राजपूत योद्धाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भील आदिवासी लड़ रहे थे। वो लोग जो जमीन को अपनी मां मानते थे। संख्या में मुगल कहीं ज्यादा थे, उनके पास तोपें थीं, बेहतर हथियार थे, जाहिर है। स्रोत में प्रताप के युद्ध मैदान में उतरने का बड़ा ओजस्वी वर्णन मिलता है। वो अपने नीले घोड़े चेतक पर सवार होकर आए और उनकी ललकार गूंजी, जो धरती माँ का सपूत है, वो तलवार उठाए। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये तो उनके सैनिकों में जैसे जान फूंकने जैसा था। और लड़ाई वाकई भयानक थी। स्रोत बताता है कि प्रताप के सैनिकों ने बहादुरी की मिसाल कायम की। वो संख्या में कम थे, पर उनका जज्बा देखने लायक था। वो सिर्फ राजा के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो अपनी मिट्टी के लिए, अपनी आन बान शान के लिए लड़ रहे थे। स्रोत में इस बात का खास जिक्र है कि कैसे भील लड़ाकों ने अपने तीरों से मुगल सेना को बहुत परेशान कर दिया था। और इसी लड़ाई का सबसे यादगार किस्सा, शायद सबसे ज्यादा याद किया जाने वाला किस्सा, वो चेतक का है, जब महाराणा प्रताप घायल हो गए
और दुश्मनों से घिरने लगे। हाँ, वो पल। स्रोत उस दृश्य को बड़ी भावुकता से बयान करता है। चेतक, वो वफादार घोड़ा, अपने जख्मी मालिक को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गया। उसने दुश्मनों को चकमा दिया और कहा जाता है कि एक लंबी छलांग लगाकर एक बरसाती नाला पार कर लिया ताकि मुगल सैनिक पीछे ना आ सके। महाराणा को सुरक्षित जगह पर पहुंचाकर ही चेतक ने दम तोड़ा। ये सिर्फ एक जानवर की वफादारी नहीं थी, ये दिखाता है कि प्रताप और उनके साथियों, यहाँ तक कि उनके जानवरों के बीच कैसा गहरा रिश्ता था। स्रोत सही कहता है, ये सोचकर आज भी गर्व होता है। बिल्कुल। हल्दी घाटी के युद्ध का नतीजा क्या रहा, इस पर इतिहासकारों में थोड़ी बहस है। कोई निर्णायक जीत किसी की नहीं हुई, ऐसा मानते हैं। लेकिन स्रोत ये साफ करता है कि इस लड़ाई ने प्रताप के संघर्ष को खत्म नहीं किया, बल्कि शायद और मुश्किल बना दिया। हाँ, लड़ाई के बाद उन्हें अपने किले वगैरह छोड़ने पड़े। अब उनका घर था अरावली के पहाड़ और जंगल, और यहीं से उन्होंने मुगलों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी। ये एक नए दौर की शुरुआत थी उनके संघर्ष में। इसे गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध कहते हैं। स्रोत बताता है कि प्रताप ने यही तरीका अपनाया, मतलब छोटी टुकड़ियों में अचानक दुश्मन पर हमला करना और फिर तेजी से पहाड़ियों में गायब हो जाना। अच्छा। मुगल सेना बड़ी थी, जाहिर है, खुले मैदान में ताकतवर थी, पर पहाड़ों के इस छापामार युद्ध ने उन्हें बहुत परेशान किया। लेकिन ये जिंदगी आसान तो बिल्कुल नहीं रही होगी। स्रोत उन मुश्किलों का जिक्र करता है जो प्रताप और उनके परिवार ने झेली। महलों में रहने वाले राजा और उनके बच्चे अब जमीन पर सोते थे, मिट्टी की झोपड़ियों में रहते थे जी। कई दिन खाने को कुछ नहीं मिलता था। वो कहानी तो बहुत मशहूर है कि घास की रोटियां तक खानी पड़ी। जरा सोचिए, ये सब किस लिए? सिर्फ इसलिए कि किसी बाहरी ताकत के आगे सिर नहीं झुकाना है। स्रोत इस बात पर बल देता है कि प्रताप ने ये सब जानबूझकर चुना। वो चाहते तो समझौता करके आराम की जिंदगी जी सकते थे, जैसा बाकी कई राजाओं ने किया भी, पर उन्होंने सिद्धांत को चुना। ये उनकी शख्सियत की असली पहचान है। और इस मुश्किल सफर में वो अकेले नहीं थे, उनके साथी भी उतने ही पक्के इरादे वाले थे। स्रोत में भामा शाह का नाम बड़े सम्मान से लिया गया है। भामा शाह, हाँ, उनकी कहानी तो कमाल की है। वो प्रताप के मंत्री भी थे और दोस्त भी। एक ऐसा वक्त आया जब प्रताप के पास अपनी सेना को दोबारा खड़ा करने के लिए पैसे बिल्कुल खत्म हो गए थे। लड़ाई जारी रखना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। ओह। तब भामा शाह आगे आए। उन्होंने क्या किया? स्रोत बताता है कि भामा शाह ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अपनी सारी दौलत लाकर महाराणा प्रताप के कदमों में रख दी। ये इतनी बड़ी रकम थी कि कहा जाता है उससे सालों तक एक अच्छी खासी सेना का खर्चा चल सकता था। सच में? हाँ, ये सिर्फ पैसे देना नहीं था, ये उस भरोसे का सबूत था जो लोगों को प्रताप पर और उनके मकसद पर था। इस मदद ने तो जैसे नई जान डाल दी होगी प्रताप के संघर्ष में। बिल्कुल। इस पैसे से प्रताप ने अपनी सेना को फिर से संगठित किया, नए हथियार खरीदे और एक नई ऊर्जा के साथ मुगलों का मुकाबला किया। स्रोत के अनुसार इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपने कई हारे हुए इलाके, कई किले मुगलों से वापस छीन लिए। अच्छा। ये दिखाता है कि मुश्किल हालात में भी सही मदद और पक्के इरादे से वापसी की जा सकती है। तो ये सिलसिला चलता रहा, संघर्ष, मुश्किलें और फिर वापसी। महाराणा प्रताप की पूरी जिंदगी ही जैसे इसी में गुजर गई। आखिरकार 19 जनवरी 1597 को उनका देहांत हो गया। हाँ, उनका शरीर नहीं रहा, लेकिन उनकी कहानी वो अमर हो गई। जैसा स्रोत कहता है, वो आज भी भारत के लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उनकी विरासत सिर्फ जीती हुई लड़ाइयों या किलों में नहीं है, बल्कि उनके उसूलों में है। स्रोत में एक बहुत गहरी बात लिखी है, जो शायद उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। सम्मान और स्वतंत्रता सबसे बड़ा धन है। यही उनकी कहानी का सार है। उन्होंने साबित किया कि असली दौलत सोना, चांदी या राजपाट नहीं, बल्कि अपना स्वाभिमान और अपनी आजादी है। उस जमाने में जब ज्यादातर लोग ताकत के आगे झुक रहे थे, प्रताप ने दिखाया कि अपने सिद्धांतों पर अड़े रहना मुमकिन है, चाहे कीमत कितनी भी बड़ी क्यों न चुकानी पड़े। स्रोत में एक और दिलचस्प बात है। वो कहते हैं कि सच्चा राजा वो नहीं जो सिर्फ राज करे, बल्कि वो है जो अपनी प्रजा के सम्मान की रक्षा करे। प्रताप ने इसे जीकर दिखाया। निश्चित रूप से उनका नेतृत्व सिर्फ फौजी या सियासी नहीं था, उसमें एक नैतिकता थी। उन्होंने अपने कामों से एक मिसाल पेश की जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रही। स्रोत ये भी जिक्र करता है कि उनके साथ लड़ने वाले सिर्फ राजपूत नहीं थे, भील और दूसरे स्थानीय समुदाय भी थे। ये दिखाता है कि उन्होंने सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की, सबके सम्मान की लड़ाई लड़ी। तो कुल मिलाकर
महाराणा प्रताप की ये कहानी, जैसा कि इस स्रोत में बताया गया है, वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी इंसान के जज्बे की, उसके उसूलों पर टिके रहने की ताकत दिखाती है। हाँ, ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे लिए जिंदगी में क्या मायने रखता है। क्या हम आराम और फायदे के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं या फिर मुश्किलों के बावजूद उन पर टिके रहते हैं? और यहीं पर हम आज की चर्चा को एक सवाल के साथ छोड़ते हैं जो हमारे सुनने वालों के लिए है। किसी भी दौर में, चाहे वो 16वीं सदी हो या 21वीं, जब हालात बहुत मुश्किल हों, दबाव बहुत ज़्यादा हो, तब भी सम्मान, स्वतंत्रता और अपने उसूलों को सबसे ऊपर रखने का क्या मतलब है, इस पर सोचिएगा जरूर। ये वाकई एक गहरा सवाल है। महाराणा प्रताप का जीवन शायद हमें इस सवाल का जवाब अपने अंदर खोजने की प्रेरणा दे सकता है। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप।